हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम क्लास 6 विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा के अध्याय 11 जो कि है प्रकृति की अमूल्य संपदा, इसके अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्नों का उत्तर जानने से पहले हम इस अध्याय का जो सारांश है, जो समरी है, इसके जो मुख्य बिंदुएं हैं, इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। अधिकांश संसाधन जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं, वे प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन वन, वायु, जल, मृदा यानी कि मिट्टी, चट्टानें, खनिज, जीवाश्म ईंधन और सूर्य से ऊर्जा हैं। मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन या फिर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल संसाधनों और अनवीकरणीय संसाधनों यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे संसाधन जिनकी पूर्ति एक उचित अवधि के भीतर प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा हो जाती है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, है ना। और वे संसाधन जिनका भंडार सीमित मात्रा में होता है और जिनकी पूर्ति उचित अवधि के भीतर नहीं होती, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मानव सहित सभी जीव अपने जीवन के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं, इसलिए हमें उनका विवेक पूर्वक उपयोग करना चाहिए। पहला प्रश्न है, चित्र 11.9 में प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित वस्तुओं को दर्शाया गया है, उन्हें उनके अव्यवस्थित नामों से मिलाइए, एक अन्य तालिका बनाइए और इन संसाधनों के नाम लिखिए। इन संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो सबसे पहला जो चित्र है वो है एक नल है। नल का मिलान हम कहाँ पे कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए, नल से हमें क्या मिलता है? जल मिलता है। तो यहाँ पे ला ज लिखा है, यहाँ पे हम इसको सीधा करके लिखेंगे, व्यवस्थित नाम इसका होगा जल। और जल जो है एक नवीकरणीय स्रोत है, यानी कि इसका पुनः चक्रण होता है, नवीकरणीय। ठीक है, जब नदी तालाब का पानी सूख जाता है, बारिश होने के बाद फिर से ये रिफिल हो जाता है। चलिए, दूसरा जो है, यहाँ पे हम एक पवन चक्की देख पा रहे हैं जो कि पवन से चलता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो नाम दिया है न व प, इसको हम अगर व्यवस्थित कर दें तो पा व न पवन हो जाएगा। पवन यानी कि वायु, ये भी जो है एक नवीकरणीय स्रोत है। हवा भी जो है कभी खत्म नहीं होने वाला एक संसाधन है, तो ये नवीकरणीय हो जाएगा। चलिए, तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे वन देख पा रहे हैं, और ये जो है यहाँ पे देखिए, इसका मिलान इससे कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसका मिलान भी आपको साथ में करते जाना है। जैसे ये नल का जो है हो जाएगा कहाँ पे? जल के साथ में, ठीक है, और ये पवन के साथ में, और ये हो जाएगा हमारा वन। यहाँ पे हम लिखेंगे अरेंज करके वन। वन भी एक नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि इसे हम पुनः विकसित कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नवीकरणीय। क्या लिखेंगे? नवीकरणीय। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है आपका लास्ट में देखिए, ये है चट्टान। क्या है? चट्टान। तो इसका मिलान हम ऊपर इस तरह से कर लेंगे और इसको अरेंज करके यहाँ पे लिखेंगे चट्टान। ठीक है, चट्टान जो है ये अनवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि ये जो है फिर से नहीं बनने वाला है, अनवीकरणीय। यानी कि इसको जितना उपयोग करेंगे आप, तो फिर से नया नया चट्टान पैदा होता रहेगा, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा इस तरह से अनवीकरणीय संसाधन में आएगा। तो पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर में देखते हैं क्या कहता है। दूसरा प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। यदि असत्य हैं तो उन्हें सही करके पुनः लिखिए। तो यहाँ पे केवल आपको सत्य असत्य ही लिख देना है। जैसे है का नंबर में, प्रकृति में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमारे लिए जो है जल, वायु, मृदा, सौर ऊर्जा सारे के सारे उपलब्ध हैं। खा में है, मशीन प्रकृति में पाया जाने वाला एक संसाधन है। तो ये असत्य होगा, क्योंकि मशीन जो है प्रकृति में नहीं पाया जाता है। इसको सही करके आप लिख सकते हैं कि यह एक मानव निर्मित संसाधन है। क्या है? यह एक मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, चलिए, गा नंबर में है, प्राकृतिक गैस एक अनवीकरणीय संसाधन है। तो ये बात बिल्कुल सही है। प्राकृतिक गैस जो है अनवीकरणीय है, क्योंकि इनका भंडार सीमित है और जितना ज्यादा हम उपयोग करेंगे उतना जल्दी ये समाप्त हो जाएगा, ये रिफिल होने वाला
नहीं है, क्योंकि इसके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। घ नंबर में है वायु एक नवीकरणीय संसाधन है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, वायु जो है नवीकरणीय है, रिन्यूएबल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है सबसे उपयुक्त विकल्प का उपयोग करके रिक्त स्थान भरें। 3.1 में है। पहला क्वेश्चन है ईंधन जो सामान्यतः स्कूटर या बाइक जैसे दोपहिया वाहनों में उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी। तो इसका सही जवाब होगा पेट्रोल। ठीक है। 3.2 में यानी कि दूसरा प्रश्न है नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। ऑप्शंस है कोयला, जल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल। तो कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल, ये सबका जो भंडार है क्या है, इन सबका जो भंडार है क्या है, सीमित है। लेकिन जल जो है एक नवीकरणीय संसाधन है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा जल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं नवीकरणीय संसाधन, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से 1 हो जाएगा, और अनवीकरणीय संसाधन में कोयला, प्राकृतिक गैस और खनिज। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हम यह क्यों कहते हैं कि पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है। इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं पेट्रोलियम को एक अनवीकरणीय संसाधन इसलिए कहा जाता है कि इनका भंडार सीमित है तथा इनके बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, अतः निकट भविष्य में इनकी पुनः पूर्ति करना लगभग असंभव है। और प्रश्न संख्या 6 है वनों को पुनः उगाना कठिन है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे वनों को पुनः उगाना कठिन है क्योंकि इसे फिर से विकसित करने में कई वर्ष या दशकों का समय लगता है। पेड़ पौधों की वृद्धि, उनका परिपक्व होना और पारिस्थितिकी तंत्र का विकास धीमी प्रक्रियाएं हैं। इसके अतिरिक्त वनों के कटने से जलवायु परिवर्तन के कारण उनका पुनः निर्माण और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। प्रश्न संख्या 7 है 5 दैनिक गतिविधियों की सूची बनाइए जहां आप प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, उनका उपयोग कम करने की विधियां सुझाएं। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे 5 दैनिक गतिविधियों की सूची जहां हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं और उनके उपयोग को कम करने की विधियां। इस तरह से आप कॉलम बना करके यहाँ पे लिख सकते हैं। पहला होगा दैनिक गतिविधि, दूसरा है उपयोग किए गए प्राकृतिक संसाधन, और तीसरा है उपयोग कम करने का तरीका। नंबर 1 में है पीना, नहाना, धोना इत्यादि। इसके लिए जो हम प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं वो है जल। इसके उपयोग को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो उपयोग ना होने पर नल जो है बंद करना, जल संचयन करना इत्यादि। दूसरा है वाहन चलाना, यह भी हमारा दैनिक गतिविधि है। इसके लिए हमें पेट्रोल, डीजल यानी कि पेट्रोलियम की आवश्यकता होती है। इसके उपयोग को कम करने का जो तरीका हो सकता है वो ये है कि आसपास के स्थानों तक पैदल या साइकिल से जाना। हर जगह बाइक उठा करके जाने की जरूरत नहीं है या कार लेकर जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा है खाना पकाना। इसके लिए हम जो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं वो है एलपीजी, जिसको द्रवित पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। लकड़ी हो गया या कोयला का भी इस्तेमाल कहीं कहीं पे अभी भी होता है। तो इसका उपयोग कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर कुकर का उपयोग करें, इसमें खाना जल्दी पकता है। या फिर ढक्कन वाले पकाने के बर्तन का उपयोग करें, इन सब में खाना जो है जल्दी पकता है और ईंधन की बचत होती है। चौथा है कागज, ये भी हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन यूज करते हैं। इसके लिए हम जिस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं वो है वन यानी कि वृक्ष यहाँ पे होगा। डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके जो है हम कागज के उपयोग को कम कर सकते हैं। पांचवा है बिजली, यह भी हम दैनिक गतिविधि करते हैं, बिजली का इस्तेमाल करते हैं। बिजली बनाने के लिए कोयला और पेट्रोलियम की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उपयोग ना होने पर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, इससे बिजली की बचत होगी। 8वां प्रश्न है 4 गतिविधियों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति में संभव है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे पहला सांस लेना, दूसरा पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी कि भोजन बनाने की प्रक्रिया, तीसरा पवन चक्की का उपयोग करके बिजली उत्पादन करना,
और चौथा हवाई जहाज, पक्षियों तथा पतंग का उड़ना। प्रश्न संख्या 9 है, आप अपने घर के आसपास को हरित आवरण से समृद्ध बनाने के लिए किस प्रकार योगदान देंगे? ऐसे कार्यों की सूची बनाइए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे पहला नंबर पे जितना संभव हो अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। दूसरा, अपने आसपास के लोगों को भी पेड़ पौधे लगाने के लिए जागरूक करेंगे। तीसरा, घर के आसपास लगे पेड़ पौधों की नियमित रूप से पानी देने और खाद देने जैसी देखभाल करना। प्रश्न संख्या 10 है, दिए गए चित्र में हम देखते हैं कि भोजन बनाया जा रहा है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का नंबर में है, भोजन बनाने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग हो रहा है यहाँ पे। और दूसरा, इसी में खा नंबर में प्रश्न है, भोजन बनाने के लिए इस प्रकार की ऊर्जा के उपयोग का एक लाभ और एक हानि भी लिखिए। तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे का नंबर जो प्रश्न है, जो कह रहा था कि भोजन बनाने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, तो इसके उत्तर में लिखेंगे दिए गए चित्र में भोजन बनाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। खा नंबर में प्रश्न था कि भोजन बनाने के लिए इस प्रकार की ऊर्जा के उपयोग का एक लाभ और एक हानि लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे इस प्रकार की ऊर्जा के उपयोग का एक लाभ और एक हानि। लाभ में लिखेंगे सौर ऊर्जा नवीकरणीय एवं पर्यावरण के लिए अनुकूल होती है। इसका उपयोग करने से वायु प्रदूषण नहीं होता है। हानि क्या है? सौर ऊर्जा पर निर्भरता केवल दिन के समय और सूर्य की उपस्थिति में ही संभव है। आप चाहेंगे कि रात में इससे खाना बन जाए तो यह पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने से मृदा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं पहला नंबर, बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने से मिट्टी की ऊपरी परत पर असर पड़ता है जो उपजाऊ होता है। मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उसमें ह्यूमस पाया जाता है तो वो उपजाऊ होता है। तेज हवा, वर्षा आदि इस परत को बहा ले जाती है या उड़ा ले जाती है। दूसरा है, पेड़ों से गिरने वाले पत्ते सड़कर मिट्टी को पोषक तत्वों से समृद्ध करते हैं। इससे मिट्टी में ह्यूमस बढ़ता है तथा नए पेड़ पौधे उगाते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, दो मानवीय गतिविधियां बताइए जिससे वायु प्रदूषित होती है। एक कार्य सुझाएं जो वायु प्रदूषण कम करने में सहायक हो। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे वायु प्रदूषण का जो दो कारण हो सकता है उसमें से पहला है, मोटर गाड़ियों से हानिकारक गैसें निकलती हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। दूसरा, पत्ते, पराली, कचरा आदि जलाने से हानिकारक गैसें निकलती हैं जो हवा को प्रदूषित करती हैं। वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक सुझाव, पेट्रोल डीजल के बदले सीएनजी से चलने वाले गाड़ियों का उपयोग हम कर सकते हैं। इसमें धुआं ना के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक परिवार सौर पैनल बिजली उत्पादन के लिए, गैस स्टोव खाना बनाने के लिए और पवन चक्की कुएं से पानी खींचने के लिए उपयोग करता है। क्या होगा यदि एक सप्ताह तक सूर्य का प्रकाश ना हो? इस प्रश्न के उत्तर में हम इस तरह से लिख सकते हैं, सौर पैनल काम नहीं करेगा क्योंकि यह केवल सूर्य के प्रकाश में ही कार्य करता है। अतः उन्हें ऊर्जा के किसी अन्य स्रोत का उपयोग करना पड़ेगा। गैस स्टोव और पवन चक्की के उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि गैस स्टोव के लिए तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। पवन चक्की के लिए भी सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हाँ, सौर पैनल के लिए जो है हमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे कि जीवाश्म ईंधन, वन, वायु, पेट्रोलियम, कोयला, जल और अनवीकरणीय संसाधन। यहाँ पे हमें कुछ कुछ पहले से भर के दिया गया और कुछ कुछ भरना है। जैसे प्राकृतिक संसाधन दो तरह के होते हैं, एक होता है नवीकरणीय संसाधन तो दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो यहाँ पे नवीकरणीय संसाधन ऑलरेडी लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम इसको भर देंगे अनवीकरणीय संसाधन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अनवीकरणीय संसाधन में कौन होगा? तो अनवीकरणीय संसाधन में यहाँ पे हम
जीवाश्म ईंधन को ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जीवाश्म ईंधन को लिख लेंगे। अनवीकरणीय संसाधन में क्या है? जीवाश्म ईंधन, जैसे कि पेट्रोलियम है, कोयला है, ये सब क्या होता है? जीवाश्म ईंधन कहलाता है। जीवाश्म ईंधन, ठीक है, यहाँ पे आप जीवाश्म ईंधन लिख लेंगे। अब जीवाश्म ईंधन कौन कौन सा होता है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पेट्रोलियम, ठीक है, प्राकृतिक गैस यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप कोयला लिख सकते हो। ये सब जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे आप कोयला भर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने अभी तक लिख लिया है पेट्रोलियम और कोयला को। अब बचा है वन, वायु और जल। तो ये सब जो है नवीकरणीय संसाधनों में से हैं। तो यहाँ पे आप वन लिख दीजिए, यहाँ वायु लिख दीजिए, और यहाँ पे जल लिख दीजिए। तो इस तरह से आपका ये जो है रिक्त स्थान सारा जो है यहाँ पे पूर्ति हो चुका है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि 14 नंबर था। यहाँ पे हमने अनवीकरणीय संसाधन, यहाँ पे जीवाश्म ईंधन, और जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस पहले से लिखा हुआ था, और यहाँ पे नवीकरणीय संसाधन में वन, वायु और जल हमने यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, उद्योगों और आवास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेड़ों की मांग बढ़ रही है, इसलिए लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। क्या यह उचित है? चर्चा कीजिए और एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे। पेड़ों की बढ़ती मांग के कारण वनों को तेजी से काटा जा रहा है, जिससे पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। पेड़ पौधे न केवल ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि वायु की गुणवत्ता, जलवायु संतुलन और जैव विविधता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ों की कमी से मिट्टी का कटाव बढ़ता है, जैव विविधता में कमी आ जाती है और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 है, अपने विद्यालय में पानी के उपयोग को कम करने के लिए एक योजना बनाइए। इस योजना को साकार करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे और इससे पर्यावरण को कैसे सहायता मिलेगी, यह भी आपको बताना है। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, विद्यालय में पानी की बचत के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। सभी नलों तथा पाइपलाइनों की नियमित जांच कर रिसाव को रोका जाए। उपयोग के बाद नल को तुरंत बंद करें। सभी शिक्षकों तथा छात्रों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करें। बागीचों में पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए आधुनिक तरीकों जैसे कि ड्रिप सिस्टम इत्यादि का उपयोग किया जाना चाहिए। और इस तरह से हमारा ये सेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर आपको पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।